Good morning to all of the students. Welcome back to civil engineering lecture, concrete operations. We are discussing about the defect in the concretes. So some topics we are discussed about the defects in the topic name. Now we are next some causes of major and minor causes of the concrete defects. तो देखिए कुछ कल जो हमने डिस्कस किया था ना कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में डिफेक्ट्स के बारे में। तो डिफेक्ट में जो हमारा डिफेक्ट था हमारा वो क्या था कि जिस वजह से किसी भी रीजन से जो हमारे कंक्रीट में फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से एक्टिविटी की वजह से जो डिफेक्ट आ रहा था हमारे कंक्रीट में, तो हमने डिस्कस किया था। तो अब कुछ और भी आगे जो हमारा एक टॉपिक है कंक्रीट डिफेक्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, मतलब इसको क्लासिफाई किया गया, मतलब एक तो डिफेक्ट होता है कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब एक नुकसान कम नुकसान होता है कहीं ज्यादा नुकसान होता है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से आकलन किया जाता है ना। एक कहीं पे क्षति ज्यादा हुई कहीं पे कम हुई, तो दोनों को एक में तो कहेंगे नहीं। अगर मुझे कहना होगा बताना होगा, कोई मुझसे पूछा कि नुकसान कैसे कितना नुकसान हुआ, तो बोलेंगे भाई भारी नुकसान हो गया, नहीं चाहे चलिए छोटा मोटा नुकसान तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमें बताना पड़ेगा, ये भी इसका भी अलग नेमिंग दिया गया। तो डिफेक्ट तो हमारे टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स को कल हम लोग ने काफी अच्छे से डिस्कस कर दिया जो डिफिनेशन था। अब देखते हैं मेजर पॉइंट कुछ। Concrete defects can be classified into two following Concrete defect can be classified into two following categories। दो following categories मतलब दो पार्ट में इसको बांटा गया। एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। छोटी छोटी टर्म है, बहुत बड़ा टर्म नहीं है, तो पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो डिफेक्ट। मैक्रो डिफेक्ट if these defects are present concrete has low strength and will rapidly deteriorate due to easy ingress of water and other chemicals। तो उसमें देखते हैं ये थोड़ा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी चीज जानता हूँ समझाऊँ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। कि जो डिफिनेशन में दिया है स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसे समझाएंगे तो इजी रहता है, लिखने के लिए भी इजी रहता है,
डिफिनेशन जो वो भी इजी हो जाएगा। और कई बार बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन किया गया, कि जो आंसर देंगे तो उसका भी एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंसर दे रहे हैं तो आंसर दे दिए, आंसर देने का भी तरीका होना चाहिए कि किस वे में हम आंसर दे रहे हैं। तो उसका देखना है द डिफेक्ट आर माइक्रो, ए आई का फर्क होता है। माइक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा आता है। माइक्रो मतलब इट if these disease are present, if these defects are present, मतलब इस तरह अगर डिफेक्ट प्रेजेंट है, कंक्रीट हैव लो स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंक्रीट हैज लो स्ट्रेंथ एंड विल रैपिडली, रैपिडली मतलब क्या होता है, जल्दी, डिटोराइट ड्यू टू इजी इंग्रेस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स। डिटोराइट मतलब नुकसान होना, मतलब कि अशुद्धियां जैसे एक तरह की आती है ना, कहते हैं अशुद्धियां, वो डिटोराइट में वाटर होता है, मतलब कोई भी चीज होता है जिसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। ड्यू टू इजी इंग्रेस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल, मतलब कि किसी इजिली मतलब आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हैं पत्थर है, एक स्टोन देख रहे हैं, स्टोन क्या करता है, पानी का जो पत्थर है पानी को कम सोखता है, पानी को वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है, कैपेसिटी उसकी क्षमता जो होती है वो कम होती है। बट वही कंक्रीट की थोड़ी ज्यादा होती है, लकड़ी की ज्यादा होती है, पेपर की ज्यादा होती है। तो वही क्या करेगा, ये अगर कोई चीज अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली, अगर यही स्टोन अगर अपने अंदर वाटर अगर ज्यादा ऑब्जर्व कर होता, ज्यादा वाटर होता, परसेंटेज ज्यादा, जैसे ये 1 से 5 नियर अबाउट 5% तक का वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है हमारा स्टोन का। अगर इन केस ये क्या होगा, 20% हो गया, जैसे ब्रिक का हो गया, ब्रिक जो ईट होता है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का पावर कैपेसिटी क्षमता ज्यादा होती है, 20% तक होती है। एक अच्छा ब्रिक है तो भी 20% तक का वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो सोच लीजिए दोनों की मजबूती में कमी है कि फर्क है, डिफरेंट है, एक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी थोड़ी ईट की कम होती है। तो उसी केस में अगर कंक्रीट में पानी जाने लगा या अदर केमिकल्स उसमें इंग्रेस करने लगा, आसानी से जाने लगे, तो क्या करेंगे, उसको पहले उसमें अंदर जो स्टील प्रेजेंट है, सरिया जो है, सरिया में क्या करेंगे, सरिया में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो सरिया में जंग लगेगा तो एक लेयर, अलग लेयर, सेपरेट लेयर होते जाएगा, लेयर छूटते जाएगा, धीरे धीरे वो बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, उसकी बॉन्डिंग तो खत्म होगी, उसका पकड़ खत्म होगा, सरिया का और कंक्रीट के बीच का पकड़ खराब होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये उसकी स्ट्रेंथ जो है, सरिया की ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा समय तक चलने वाली जो क्षमता वो भी खत्म होगी, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती भी खत्म होगी। तो सारी सोचिए, एक वाटर इंग्रेस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स जो जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, पूरी स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे रहा है। तो ये होता है माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब पूरी स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। एक पूरे स्ट्रक्चर को एक बार अगर किसी लोहे में थोड़ी सी जंग लगे तो धीरे धीरे जंग लगते लगते पूरा हर जगह जंग लगने लगता है। तो ये होता है हमारा माइक्रो डिफेक्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, पूरा स्ट्रक्चर को परेशान कर रहा है। अगर ये खुद में डिफेक्ट में दिक्कतें आई तो ये सबको परेशान कर दे रहा है। ये होता है हमारा माइक्रो डिफेक्ट, मतलब ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। This defect clearly visible by naked eye. For example, honeycombing, formation of air pockets, corrosion of steel, सपोज करिए कि डिफेक्ट अगर आ गया
तो डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट होगा? अब हमें पता भी तो चलना चाहिए डिफेक्ट बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, लेकिन किस वजह से, किस रीजन की वजह से, वो कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, एक माइक्रो डिफेक्ट तो नाम तो दे दिया गया, लेकिन माइक्रो डिफेक्ट में ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है? पहला क्या, हनीकॉम्बिंग। हनीकॉम्बिंग थोड़ी बहुत आई तो चलेगी, हनीकॉम्बिंग थोड़ी बहुत हुई तो चलेगी, लेकिन हनीकॉम्बिंग अगर एक्सेस हो गई तो उस केस में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। जैसे ब्लीडिंग होता है, जैसे हमारा सीमेंट स्लरी होता है वो बह जाता है। ब्लीडिंग में तो यही तो होता है ना कि सीमेंट स्लरी हमारी बह जाता है तो ब्लीडिंग होता है। तो उस केस में अगर पूरी ज्यादा स्लरी या सब कुछ अगर बह गया, फ्लो कर गया, तो केवल एग्रीगेट बचेगा ना, केवल एग्रीगेट बचेगा। तो अकेले एग्रीगेट खाली कंप्रेसिव पावर देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, दबाव सहने की क्षमता अकेले एग्रीगेट देगा, लेकिन बाइंडिंग फोर्स उसमें नहीं है, बांधने की क्षमता अब एग्रीगेट में नहीं है। तो क्या हुआ, ये तो हमारा स्ट्रक्चर डैमेज होने लगेगा ना। कोई कॉलम बीम स्लैब या कोई भी चीज क्या करेगा, हमारा डैमेज कर देगा। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट। फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट मतलब वॉइड्स हो जाएंगे, उसमें जाते हैं वाइड्स मतलब छेद उसमें हो जाएंगे, उसमें एयर फिल हो जाएगा। आपको कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन के समय वाइब्रेटर का यूज बताया था, जब वाइब्रेटर का यूज बताया था उसमें ये मैंने बताया था आपको, उसमें वाइड से एयर को निकाला जाता है, उस वाइड्स में से एयर को निकाला जाता है ताकि हमारी जो गैप रहे ना, वो वाइड जो छिद्र है वो कम हो जाए। तो हमारा एयर पॉकेट हो गया। एंड कोरोजन ऑफ स्टील मैंने इसलिए कहा बताया क्योंकि अगर कोई केमिकल जा रहा है स्टील में, स्ट्रक्चर में किसी भी में, तो केमिकल जा रहा है या फिर कोई वाटर जा रहा है, जिस तरह उसमें जा रहा है, इंग्रेज कर रहा है, तो क्या होता है, कोरोजन अगर किसी भी कंक्रीट या स्ट्रक्चर है बीम में, किसी भी स्ट्रक्चर में, कंक्रीट स्ट्रक्चर में अगर वाटर लेवल जाते हैं तो अंदर धीरे धीरे क्या करेगा, वो स्टील में जंग लगने लगेगा, स्टील कोरोजन आगने लगेगा, जंग लगने लगेगा। तो जब जंग लगने लगेगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। तो ये था हमारा मैक्रो डिफेक्ट का एग्जांपल भी बता दिया, रीजन भी बता दिया, कॉजेस बता दिया, क्या होता है वो भी बता दिया। तो नेक्स्ट बात चलते हैं माइक्रो। टॉपिक भी ज्यादा है थोड़ी सी, इसीलिए micro defects. These defects are not visible to naked eye. They are usually very fine words. They are usually very fine words caused by large capillary force resulting from the use of low grades of concrete with high water cement ratio। ठीक है, एक माइक्रो था, उसका एक अपोजिट माइक्रो आ गया। दिस डिफेक्ट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, मतलब नेकेड आई से हम नहीं देखें, जब तक मेरे माइक्रोस्कोप में सब चीजों से ना देखेंगे, लेंस से ना देखेंगे, तब तक हमें ये क्लियर दिखाई नहीं देगी। दे आर यूजुअली
फाइन वॉइड्स कॉज्ड बाय लार्ज कैपिलरी पोर्स। बहुत ही फाइन वॉइड्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे चीज जो होते हैं, वॉइड्स जो होते हैं ना, हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते हैं। लार्ज कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी है, कैपिलरी एक्शन होता है राइज और फॉल ऑफ वाटर, वाटर का या लिक्विड का राइज ऊपर, राइज और फॉल होता है। तो राइज एंड फॉल मतलब कि कैपिलरी एक्शन होता है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में कैपिलरी एक्शन का मैकेनिज्म समझाऊंगा। ऐसे समझाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ये लेंदी है थोड़ा सा। ये जो होता है ना कैपिलरी एक्शन कंसेप्चुअल बहुत है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ आपकी जरूरत भी नहीं, बस एक वर्ड से डाल दो कैपिलरी फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट विद हाई वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये क्यों होता है, माइक्रो डिफेक्ट क्यों आता है भाई, किस लिए आता है, क्योंकि लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे कंक्रीट मैंने यूज कर लिया M10 M15 M7.5 यूज कर लिया, कंक्रीट M10 यूज कर लिया या M7.5 यूज कर लिया, तो उसमें भी पानी का मात्रा मैंने ज्यादा डाल दिया, पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा परसेंटेज मैंने ज्यादा यूज कर लिया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये जो होता है हमारा स्ट्रेंथ लो डिफेक्ट कर देता है, हमारे स्ट्रक्चर को डिफेक्ट कर देता है। तो ये स्ट्रेंथ, ये मैक्रो और माइक्रो डिफेक्ट थे, तो दोनों का क्लियर कर दिया। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों माइक्रो और माइक्रो के बारे में। Causes of defect in concrete. Causes of defect in concrete. पहला poor quality of material। तो पहले मैं कहता हूँ लिख लेता हूँ, तो आपको एक पॉइंट पर एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लैक ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, poor design of concrete mix, poor construction workmanship, next natural climatic condition, thermal stresses, due to contraction
एंड एक्सपेंशन, चेंज इन लोडिंग कंडीशन, exposure to chemicals, तो ये 8 डिफेक्ट है, और भी डिफेक्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उतने ही डिफेक्ट आपको बताऊं जो इजीली है, तो कि आप लोगों को इजीली याद हो जाए आसानी से। ये नहीं कि बहुत डिफरेंट बहुत मैं नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसको याद करने में उसे दिक्कतें होगी, ताकि आप कुछ क्वालिटी अगर याद किए रहेगा आपके पास रहेगा उतना सा आपका काम चल जाएगा। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब मार्केट से मैंने मटेरियल जो खरीदा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। सीमेंट जो खरीदा था उस सीमेंट अच्छी कंपनी की नहीं निकली, अच्छी कंपनी की नहीं है, या फिर BIS को फॉलो नहीं करती है, या भी ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिन से स्टोर करके रखा हुआ हो, ऐसी सीमेंट हम यूज नहीं करेंगे। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि अगर मैंने सोचिए मैंने कंक्रीट बनाया, कंक्रीट तो मैंने बना लिया, वो मतलब कंक्रीटिंग करने के लिए, ढलाई करने के लिए, या कहीं भी यूज करने के लिए, बट उसका लैब चेक नहीं किया, उसका स्लम्प चेक नहीं किया, और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई चीज मैंने लैब परफॉर्म ही नहीं की, तो कैसे पता चलेगा इसका स्लम्प सही है या नहीं, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो उसका बराबर है या नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया और कंक्रीटिंग कर दी। ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा, जो माइक्रो कंक्रीट में बता रहा था, यहाँ पे तो देखा ना कि ज्यादा अगर सीमेंट वाटर का रेशियो अगर ज्यादा हो गया, वाटर रेशियो ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, माइक्रो डिफेक्ट आ जाएगा, ना। तो वही होता है अगर क्वालिटी कंट्रोल अगर अच्छे से नहीं किया तो। नेक्स्ट, पुअर डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स। मतलब हमको स्ट्रेंथ चाहिए थी ज्यादा, मैंने डिजाइन कर दी कम की, मतलब समझ लीजिए स्ट्रेंथ M30 की चाहिए थी, मैंने डिजाइन क्या की M15 की। ज्यादा स्ट्रेंथ M30 देगा और M15 जो है स्ट्रेंथ कम देगा, तो मुझे क्या करना था, M30 के लिए डिजाइन बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था, और मैंने क्या कर दिया, M15 का कर दिया, तो स्ट्रेंथ हमारी एकदम टोटली कम हो जाएगी। पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कमैनशिप मतलब ऐसे लेबर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर मैंने खरीद के मतलब हायर किए, मैंने लाए जो वर्क ही करने उनको नहीं आता, उनको अच्छे से काम करना आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कैसे काम किया जाता है, हर चीज के लिए बारे में बताने के बाद भी वो चीजें जैसे प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर को खराब कर देते, क्योंकि कंक्रीटिंग का ऑपरेशन, कंक्रीटिंग साइकिल्स में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हर एक एक्शन को बहुत ही केयरफुली और स्किल्ड पर्सन द्वारा करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी वर्कर उठा के लाए, मिट्टी फेंकने का काम नहीं है, ये मिट्टी फेंकने वाला काम नहीं है, यहाँ पर बहुत ही स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन, किस क्लाइमेट में क्यूरिंग करनी चाहिए, या सीमेंट कहाँ रखनी चाहिए, एग्रीगेट ढक के रखना चाहिए, ये सारी चीजें क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाएगी हमारे, कि हॉट टेम्परेचर में और ये मॉइस्चर जैसे नमी है उस समय सीमेंट कहाँ रखना चाहिए हमें। तो ये चीज थी हमारी। थर्मल स्ट्रेसेस, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन। थर्मल स्ट्रेसेस मतलब उसमें जैसे जॉइंट्स में बता रहा था, हाँ जॉइंट्स में बताया था मैंने आपको कि कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मतलब एक सिकुड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मतलब फैलना होता है। तो ये चीजें हमारी थी। चेंज इन लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन में मतलब ये होगा कि लोडिंग में मैंने 30 किलो न्यूटन की लोडिंग की, 30 किलो न्यूटन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया डिजाइन में, तो 30 किलो न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर वो लोड को हैंडल करेगा। बट उसके बाद क्या कर दिया, वो 60 तक पहुंचा दिया। पहले तो लोड कम, फाउंडेशन पे फुटिंग पे लोड मैंने पहले कम दे रहा था, अब क्या कर दिया, अब ज्यादा दे दिया। मैंने बनाया 30 की, क्षमता है 30 की, मैंने दे दिया 60, तो क्या करेगा, वो भी गिर जाएगा, तो भी दिक्कत आ जाएगी, क्रैक आ जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे बिल्डिंग खराब, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। एक्सपोजर टू केमिकल्स का एक्सपोजर मतलब आपने देखा होगा कहीं वॉल पे
व्हाइट व्हाइट तरह का सफेद सफेद पाउडर टाइप का आ जाता है, केमिकल्स टाइप का, वही होता है केमिकल्स हमारा। तो अगर केमिकल्स आ गए, जैसे हिंदी में नोरा लग जाना, उस टाइप का साल्टी अगर आ गया कहीं, तो क्या करेगा वो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। तो ये डिफरेंट कॉजेस ऑफ डिफेक्ट्स इन कंक्रीट। डिफेक्ट वाला ये हमारा डिफेक्ट इन कंक्रीट, इसका टॉपिक टोटली कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ कोई पॉइंट नहीं बची है। आपके सिलेबस में मैंने पूरा बता दिया। कुछ ही टॉपिक्स इस यूनिट की बची हुई है, बाकी मोस्टली 95% मैंने कवर कर दिया है। इस यूनिट का सिलेबस जो आपका कवर हो गया, बस 5% बचा है, एक टॉपिक और बची होगी, थोड़ी बहुत बचा होगा, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।